हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डेवलपमेंट। यानी कि हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं और कंप्लीट हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसमें हम क्लास 10 के एसएसटी के और साइंस के सारे वीडियोस करेंगे, सारे चैप्टर्स करेंगे लाइन बाय लाइन। साथ में आपका जल्द ही क्या हो जाएगा, जल्द ही आपका नोट्स के साथ डिजिटल बोर्ड पर भी वीडियो आ जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। और कुछ दिनों में मैं नोट्स भी बनाकर तैयार कर दूंगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग देख सकें। ठीक है, तो यहां पर चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? हिंदी मतलब होता है डेवलपमेंट का विकास। हिंदी में चैप्टर का टाइटल क्या है? विकास है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब डेवलपमेंट कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट के बारे में हमें पढ़ना है, तो डेवलपमेंट होता क्या है ये हमें सबसे पहले समझना है। अब यहां पर उसके बारे में चैप्टर के शुरुआत में एक तरीके से ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। यहां पर ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझाए गए हैं कि हमें फोकस किन चीजों पर करना है इन चैप्टर में। तो यहां पर कहा जा रहा है द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। तो जो विकास का आइडिया है, प्रोग्रेस का आइडिया है, उसका जो एक विचार है वो हमेशा से हमारे साथ रहा है। तो सिंपल भाषा में अगर हम डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करें तो किस चीज को डेवलपमेंट हम कहते हैं? तो भाई पहले मान लो कि अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं कुछ काम करता हूं, 10 रुपए महीने कमाता हूं। तो अगर मैं अगले महीने से 20 रुपए कमाने लगा, तो वो क्या हुआ? एक तरीके से मेरा डेवलपमेंट हुआ। उसी तरीके से मैं पहले एक किराए के घर में रहता था, अब मैं एक अपने घर में रहने लगा, तो वो भी क्या हुआ? एक तरीके का डेवलपमेंट हुआ। पहले मुझे क्या होता था, खाने में अच्छा खाना नहीं मिलता था, अब क्या होता है? अब मैं मुझे खाना मिल जाता है अच्छा, तो वो भी एक तरीके का डेवलपमेंट हुआ। मतलब क्या है? मतलब हम सभी के कुछ विचार होते हैं कि हमें जिंदगी में क्या चाहिए। हर कोई जो है वो चाहता है कि उनकी जिंदगी अभी जैसी है उससे थोड़ी बेहतर हो जाए। मतलब अभी हम अगर 10,000 रुपये महीने कमाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगले महीने से मैं 20,000 कमाने लगूं, उसके अगले महीने 30,000 कमाने लगूं। तो हर कोई चाहता है कि उनकी स्थिति में बदलाव आए और पहले से बेहतर स्थिति में वो जिंदगी जी पाए। ठीक है, मतलब कि क्या है, हर व्यक्ति का एस्पिरेशन होता है, डिजायर होता है कि वो क्या करना चाहते हैं और वो किस तरीके से जिंदगी को जीना चाहते हैं। ठीक है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सभी लोगों को पता है। और इसी तरीके से हर व्यक्ति का विचार होता है कि हमारा देश जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। मतलब जैसे मैं चाहता हूं कि भाई मेरा जिंदगी में क्या हो, मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊं, मेरा जो परिवार है वो खुश रहे, सब चीज मेरे पास हो, मेरे पास एप्पल का फोन हो, एप्पल का कंप्यूटर हो, मर्सिडीज की गाड़ी हो, बड़ा सा महल वाला बंगला हो, ऐसा लगभग हर लोग चाहते हैं। तो ये जो विचार है ये आपका होगा, आपके खुद के प्रति कि मेरे पास ये चीज होना चाहिए। उसी तरीके से आपके विचार होंगे कि हमारे देश में क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार हम लोग के देश में है ना बुलेट ट्रेन चलना चाहिए, बुलेट ट्रेन जिस दिन चलेगा ना वो उस दिन हम लोग का देश विकास हो गया है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई रोड बहुत अच्छा होना चाहिए, कुछ बोलेगा कि भाई स्कूल और कॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हर लोग का विचार होता है कि वो उनके हिसाब से अच्छा विकास क्या है, अच्छा स्थिति क्या है, चाहे वो अपने लाइफ के लिए हो या फिर पूरे देश के लिए हो। ठीक है, अब यहां पर है, यहां पर कई सारे सवाल उठते हैं। जब भी हम विकास की बात करते हैं तो कई सारे सवाल उठते हैं। क्या सवाल उठते हैं? कि भाई लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्या सभी लोगों के लिए बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरीके से लोग साथ रह सकते हैं, क्या लोगों के बीच में इक्वालिटी क्रिएट की जा सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आ जाते हैं। सिर्फ यहां पर पैसे की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये बात नहीं हो रहा है कि आप अच्छे बड़े से घर में रहिए, ये सिर्फ बात नहीं हो रहा है। आपको समाज में इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर आपको इक्वालिटी पहले नहीं मिलता था, अब इक्वालिटी मिल रहा है, तो इसका मतलब वो भी एक तरीके का विकास है। अगर आपको पहले अपने इलाके में कुछ क्रिमिनल्स थे जिनसे आपको डर लगता था, गुंडे होते थे, लूट छीन कर लेते थे, अब वो नहीं करते हैं, तो वो भी एक तरीके का विकास है। तो विकास के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं, बहुत सारे चीज आपको ध्यान में रखने होंगे जब भी आप विकास की बात करते हैं। अब यहां पर बात कहा जा रहा है कि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट जब भी आए तो हम लोग डेवलपमेंट में हमेशा इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करें और हम ये सोचें कि किस तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं कि इन गोल्स को हम पूरा कर लें। कौन से गोल्स? तो भाई ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस बात किए गए उसको, और जो मैंने आपको समझाया उसके, इसी चीज की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है,
अब यहां पर आगे कहा जा रहा है, दिस इज अ complex टास्क, इन दिस चैप्टर वी शैल बी बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। अब यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए ये जो चीज है ना, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, और यहां पर इस चैप्टर में हम लोग डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये ऐसा नहीं है कि इसको आप रट लीजिएगा, पूरा एकदम पढ़ के याद कर लीजिएगा और आपको हो गया, कहानी खत्म, नहीं। ये चैप्टर एक तरीके से सोचने वाला चैप्टर है, विचार करने वाला, कि यहां जो बातें बताई जा रही है उस पर विचार कीजिए, उस पर सोचिए और खुद से सोचकर निष्कर्ष निकालिए, ठीक है। तो यहां पर आप जब इस वीडियो को देख लीजिएगा तो खुद से एक बार एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा और सभी पॉइंट्स को सही तरीके से सोचने समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स में नहीं मिलेंगे, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में मिलेंगे, वो सारी बातें जो हैं एक्स्ट्रा है, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने चैप्टर का पहला टॉपिक आ जाता है। ये क्या है? व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो भाई जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो पहले भी मैंने कहा कि हर व्यक्ति का डिजायर होता है कि वो पहले से अच्छी जिंदगी जिए। तो यहां पर वही चीज कहा जा रहा है कि भाई देखो, डेवलपमेंट की जब बात होती है ना, तो डेवलपमेंट अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। मतलब अगर हम देखें तो यहां पर नीचे एक आपको चार्ट दिया गया है, चार्ट में अभी तुरंत दिखाता हूं। तो इस चार्ट के जरिए आप समझने पाइएगा कि यहां पर यह किताब क्या कहना चाहता है। तो यहां पर आपको कहा जा रहा है, टेबल 1.1 है, इसमें क्या कहा जा रहा है? डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। मतलब कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग गोल कैसे हो सकते हैं, यह आपको यहां पर समझना है। देखिए, हमारे समाज में कई तरीके के लोग होते हैं, कई तरीके के काम करते हैं, कई तरीके की एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कि कोई एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, मतलब एक भूमिहीन किसान है जिसके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए, और वो सिर्फ क्या करता है? मजदूरी का काम करता है। उसके लिए विकास क्या होगा? वो क्या चाहेगा अपने जीवन में? उसके जीवन में क्या एस्पिरेशन होगा कि भाई मेरे जीवन में यार ये चीज हो जाता ना तो मजा आ जाता। तो क्या वो सोचता होगा? तो उस व्यक्ति के लिए विकास होगा कि उसको साल भर में ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए काम मिले, और उसको काम जब मिले तो वेतन उसको अच्छा मिले, और वेतन अच्छा मिले तो भाई उसके पास पैसे अच्छे आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ में उसको क्या चाहिए कि इसके साथ जो लोकल स्कूल है वहां पर अच्छा एजुकेशन मिले, ताकि उसका बच्चा उस एजुकेशन को प्राप्त कर सके, पढ़ सके, लिख सके, और साथ में किसी भी तरीके का उसके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और वो भी आगे चलकर गांव का अपना लीडर बन सके। तो ये विचार एक ऐसे व्यक्ति के मन में आएगा जो कि लैंडलेस रूरल लेबरर है, मजदूरी का काम करता है, और वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि भाई उसका इनकम थोड़ा सा बढ़ जाए, उसको काम ज्यादा दिन मिले, अच्छा वेतन मिले, और इसके साथ ही उसके बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिले, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और वो आगे चलकर लीडर बन सके। अब यहां पर दूसरा एक एग्जाम्पल है कि भाई एक अमीर किसान है जो कि पंजाब में रहता है। इसके मन में क्या विचार आएगा विकास को लेकर? यह चाहेगा कि भाई देखो, इसके परिवार में एक अच्छा इनकम आए एग्रीकल्चर से, और सरकार क्या करे ना, हायर सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस कर दे। मतलब सरकार जिस कीमत पर अनाज खरीदती है उसको वो बढ़ा दे, मतलब ज्यादा कीमत पर अनाज सरकार खरीदे। इसके साथ ही वो क्या चाहेगा कि उसको एक बहुत मेहनत करने वाला मजदूर मिले, काम अपने खेतों में काम करने के लिए बहुत मेहनत करने वाले मजदूर मिले, और वो कम कीमत पर काम करे, मतलब कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो, चीप लेबर उसे मिल जाए। तो देख लीजिए यहां पर ये दोनों व्यक्ति जो हैं, इन दोनों के जो एस्पिरेशन है वो बिल्कुल अपोजिट है। ये लेबरर जो है, मजदूर है, वो चाहता है कि भाई उसको वेतन ज्यादा मिले, लेकिन जो अमीर किसान है जो कि लेबरर को हायर करता है, जो मजदूर को नौकरी देता है, वो चाहता है कि भाई कम से कम कीमत पे मेरा काम हो जाए, कम वेतन पर ही मजदूर काम कर दे। इसके साथ ही ये जो अमीर किसान है, इसका ये विश है, एस्पिरेशन है कि ये अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहता है, वहां पर उनको रखना चाहता है। अब यहां पर एक किसान है जो अपने खेती के लिए रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि बारिश होगी तो उसका खेती अच्छा होगा। इसके लिए क्या एस्पिरेशन हो सकता है? इसके लिए एस्पिरेशन पहला तो ये भगवान से मनाएगा कि भाई क्या करो, तुम बारिश करवा दो।
ये तो ठीक है, ये तो भाई यहाँ पर समाज या फिर देश कुछ नहीं कर सकता इसमें, बारिश तो भाई भगवान ही कराएंगे। लेकिन ये दूसरा अपने मन में विश रखता होगा कि भाई किसी भी तरीके से मेरे इलाके में अगर इरिगेशन की सुविधा आ जाए, अच्छा वाटर अवेलेबिलिटी हो जाए जिससे मैं खेती कर सकूं अच्छी तरीके से, तो वो बहुत अच्छा होगा और उससे जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाए। तो इस तरीके से इसका विश अलग है, इसका एस्पिरेशन अलग है। गांव में रहने वाली एक महिला जो कि एक लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब कि अमीर परिवार से जिसके पास जमीन है उससे बिलोंग करती है, तो भाई ये क्या चाहेगी, ये चाहेगी कि इसको इंडिपेंडेंस मिले, आज़ादी मिले, घर से बाहर घूमने का, घर से बाहर काम करने का, इसके साथ ही ये सारी चीज़ें। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि एक शहर में रहने वाला व्यक्ति है जिसके पास जॉब नहीं है, वो क्या चाहेगा कि भाई उसको जॉब मिल जाए। एक अमीर परिवार से जो लड़का बिलोंग करता है वो क्या चाहेगा कि भाई उसको घूमने फिरने के लिए बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बढ़िया घर मिल जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहेगा। एक अमीर परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि भाई उसको जितना उसके भाई को आज़ादी मिलता है उतना ही उसे भी आज़ादी मिल जाए और वो एक तरीके से अपने मन के कर सके जीवन में, ऐसी चीज़ें चाहेंगी। तो देखिए यहां पर इस चीज को काफी डिटेल में मैंने बताया, क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप इन चीजों को समझ गए, ये कहानी को जरा सा आप समझ गए ना, तो ये पॉइंट पूरा जो है ये आप अच्छी तरीके से समझने पाइएगा कि भाई देखो, आपके सोसाइटी में लोग एक जैसे नहीं सोचते हैं। जो आप चाहते हैं हो सकता है मैं वो नहीं चाहता हूं। हर किसी का विश अलग होता है, हर किसी का एस्पिरेशन अलग होता है, हर किसी का लाइफ गोल अलग होता है। तो हर कोई जब डेवलपमेंट की बात करता है ना, तो वो अपने हिसाब से करता है। लैंडलेस रूरल लेबरर के लिए डेवलपमेंट अलग है, एक किसान के लिए डेवलपमेंट अलग है, अमीर परिवार की लड़की के लिए डेवलपमेंट अलग है, एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग है। तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ठीक है, समझ गए, अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर कहा जा रहा है कि भाई क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, डू ऑल ऑफ दीज पर्संस हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? तो क्या ऊपर जिन लोगों की बात की गई, क्या सभी लोग डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो क्या एक ही बात कहते हैं क्या? जी नहीं, सभी के अलग अलग विचार हैं, सभी के अपने अपने अलग अलग मायने हैं, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि ईच ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स, मतलब उनमें से हर एक व्यक्ति अलग अलग चीज चाहता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं जिनसे यहां पर बात की गई, या फिर समाज के सभी लोग, ये ऐसी चीजों का विश करते हैं या फिर ऐसी चीजें चाहते हैं जो कि उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जिससे वो क्या कर सके, अपने एस्पिरेशन और डिजायर को फुलफिल कर सके। और यहां तक कि कई बार ये हो सकता है कि दो लोग या फिर दो लोगों का समूह क्या करे, उनके विचार कन्फ्लिक्टिंग हो। जैसा कि ऊपर हमने देखा कि वहां पर जो लेबरर था वो चाहता था कि उसको वेतन ज्यादा मिले, मतलब क्या हो, उसका इनकम ज्यादा हो, वो जब मजदूरी करने जाए खेतों में तो उसको ज्यादा इनकम मिले। लेकिन वही जो फार्मर था, किसान था, जो कि हायर करता था इस लेबरर को, वो चाहता था कि लो वेजेस पर, लो इनकम पर ये जो लेबरर है ये काम कर दे। तो हो गया ना कन्फ्लिक्ट, दोनों अपोजिट चीजें चाहते हैं। एक ज्यादा है, चाहता है कि उसको ज्यादा पैसा मिले, एक चाहता है कि भाई कम पैसा मुझे देना पड़े। तो यहां पर अपोजिट हो गया दोनों के विचार डेवलपमेंट को लेकर। इसी तरीके से एक लड़की चाहती है कि भाई क्या हो, उसको उतना ही फ्रीडम मिले जितना कि उसके भाई को मिलता है, और इसके साथ ही घर में जो काम होता है, बर्तन धोने का काम, खाना बनाने का काम, और भी जो काम होते हैं, उसमें उसका भाई भी उसका मदद करे। लेकिन ये चीज उसके भाई को पसंद नहीं आएगी। भाई बोलेगा नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं मदद नहीं करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मदद नहीं करेगा। तो ये कंफ्लिक्ट हो सकते हैं लोगों के बीच में जब लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि कई बार होता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इंडस्ट्री चलाने के लिए, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाते हैं, वो चाहेंगे कि भाई सरकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा डैम बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और जिससे कि क्या हो, इंडस्ट्री चल सके। लेकिन यहां पर क्या होगा कि अगर सरकार ज्यादा डैम बनाती है तो उस इलाके में रहने वाले लोगों के घर डूब जाएंगे और इसके साथ ही लोगों के जो जीवन है उस पर भी एक तरीके से बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। तो उस इलाके में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं या फिर नॉर्मल समुदाय से भी जो लोग रहते हैं, वो चाहेंगे कि भाई ना, हमको नहीं चाहिए डैम, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, डैम मत बनाओ। तो दोनों एक तरीके से अपोजिट ग्रुप में आ गए या फिर नहीं आ गए। तो यहां पर दो चीजें क्लियर हो गई।
क्या चीजें क्लियर हो गई? पहला क्लियर हो गया कि भाई देखो, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट को लेकर विचार हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अपने हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से विचार होते हैं। इसके साथ ही व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। मतलब कि एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट हो वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। मतलब क्या, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, जैसा कि हमने ये लेबर और फार्मर वाला एग्जाम्पल देखा, या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट और डैम वाला एग्जांपल देखा, इसमें हमने देखा। ठीक है, अब यहां पर ये चीज आप समझ गया कि भाई देखो, डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, और अलग अलग लोगों का अपना अपना विचार होता है डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, अब यहां पर आगे टॉपिक आ जाता है इनकम एंड अदर गोल्स। मतलब क्या, मतलब जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो उसमें एक चीज सबसे पहले आता है। क्या आता है भाई? मनी। मतलब आपके पापा अगर जॉब करते हैं तो वो, कभी आपने बातचीत करते हुए सुना होगा, वो चाहते हैं कि भाई उनका जो सैलरी है वो बढ़ जाए। अगर वो जॉब करते हैं तो वो उनका सैलरी बढ़ जाए। अगर वो कहीं उनका शॉप है तो वो चाहते हैं कि उनका दुकान में बिक्री ज्यादा हो, या फिर कोई और बिजनेस करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका ग्रोथ ज्यादा हो। मतलब वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भाई उनका इनकम बढ़ जाए। लेकिन क्या सिर्फ इनकम काफी है जीवन चलाने के लिए? आप क्या सिर्फ पैसे लेकर खुश रह सकते हो? जी नहीं। उसके अलावा दूसरे गोल्स भी ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, जिनकी जरूरत काफी ज्यादा होती है एक अच्छा जीवन जीने के लिए। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि आप टेबल 1.1 में जाइए, जो ऊपर हमने चार्ट डिस्कस किया था। वहां पर आप नोटिस एक चीज कीजिएगा जो कि कॉमन है सभी लोगों में। वो क्या है कि लोग जो हैं वो रेगुलर वर्क चाहते हैं, बेटर वेजेस चाहते हैं, अपने क्रॉप के लिए डिसेंट प्राइस चाहते हैं, और इसके साथ ही सीधा मतलब क्या है कि भाई वो ज्यादा इनकम चाहते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है कि भाई हर एक व्यक्ति को ज्यादा इनकम चाहिए, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कोई मजदूर हो, हर कोई चाहता है कि उसकी इनकम क्या हो जाए? बढ़ जाए। लेकिन इस इनकम के साथ में लोगों को कुछ और चीजें भी चाहिए होती हैं। जैसे इनकम ज्यादा तो चाहिए, लेकिन लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए। भेदभाव लोगों को पसंद नहीं होता है। भेदभाव चाहते हैं कि लोग चाहते हैं कि भेदभाव खत्म हो जाए। मतलब जहां पर वो काम करें वहां पर उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, इसके अलावा लोगों की चाहत होती है कि उनको फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, मतलब अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक ना हो। साथ में उनको सिक्योरिटी मिले कि मतलब रात में शहर में घूमना है तो कोई डर ना हो, कोई क्रिमिनल का डर ना हो, या फिर किसी और का डर ना हो। इसके साथ ही दूसरे लोग उनको रिस्पेक्ट करें। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में आप जॉब करते हैं, वहां पर आपको क्या होता है? वहां पर आपको सैलरी तो अच्छा दिया जाता है, सैलरी बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन वहां पर जो आपका बॉस है ना, बॉस आपसे बहुत बुरा बर्ताव करता है। आपको रोज गालियां देता है, रोज बोलता है कि यार तुम ठीक से काम नहीं करते हो, तुमको निकाल देंगे नौकरी से, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें करता है। और साथ में जिस इलाके में ऑफिस है वहां पर क्या है, बहुत सारे क्रिमिनल्स रहते हैं। तो आप जब घर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपको हो सकता है रात में वो पैसे लूट लें, आपको मारपीट कर दें, बहुत सारी चीजें कर दें। और वहीं दूसरा एक इलाका है जहां पर क्या होता है, जहां पर सैलरी थोड़ा कम मिलता है, आपको सैलरी जो है वो कम दिया जाता है, लेकिन वहां पर बॉस जो है ना, वो आपसे बहुत प्यार से बात करता है, बहुत मीठे से बात करता है। साथ में उस इलाके में आप रात के 12 बजे भी घूम सकते हैं, कोई आपको डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आप किस जगह पर काम करना पसंद करेंगे? आप एक ऐसे ऑफिस में काम करना पसंद करेंगे जहां पर आपको भले सैलरी कम मिले, पैसे कम मिले, लेकिन आपको क्या मिले? रिस्पेक्ट मिले, आपको अच्छी तरीके से लोग बात करें। इसके अलावा आपके साथ आपका ऑफिस में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। इसके साथ ही आपको क्या मिले? सिक्योरिटी मिले जहां पर आप काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको क्या मिले? एक इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट मिले काम करने के लिए। मतलब क्या हुआ? मतलब कि आपको इनकम के अलावा और भी चीजें जरूरी होती हैं जो कि एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि भाई देखो, all these are important goals, in fact in some cases these may not important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live। मतलब क्या?
मतलब कि भाई ये जो चीजें मैंने बात की, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, और इनको भी एक एज अ गोल लेकर लोग चलते हैं कि भाई पैसे मिले चाहे ना मिले, मुझे इज्जत मिलना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये लोगों की फीलिंग होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, मतलब यहां पर सिंपली कहा जा रहा है कि भाई देखो, जो ज्यादा इनकम है या फिर जो आपका मटेरियल गुड्स है, भाई पैसे मिलेंगे, आपके पास इनकम होगा तो क्या करिएगा, आप अच्छा घर बनाइएगा, गाड़ी खरीदिएगा, घर में बढ़िया बढ़िया टीवी बेड वगैरह लगाइएगा, तो ये सारे मटेरियल गुड्स हो गए। तो ये सारी चीजें अगर नहीं हो तो काम चल सकता है, लेकिन आपको और भी चीजें अगर नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो सकता है। आप कई बार बोलिएगा कि भाई देखो रिस्पेक्ट मुझे मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट अगर नहीं मिलेगा तो मुझे पैसों की कोई अहमियत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, आप क्लास 10 में हैं, तो क्लास 10 में सिविक्स में आप पढ़िएगा दलित समाज के बारे में, एससी ग्रुप के बारे में। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि एससी कास्ट का है, दलित ग्रुप से आता है, दलित या फिर ट्राइबल ग्रुप से आता है, उस व्यक्ति का इनकम बहुत ज्यादा है, उसको महीने के 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन उसको जो आसपास के लोग हैं वो उसके साथ भेदभाव करते हैं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो उस व्यक्ति का गोल क्या होगा, उस व्यक्ति का गोल होगा कि भाई मुझे 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ मिलने लगे महीने का वेतन। बोलेगा ना, नहीं भाई, मुझे 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख रुपए ही महीने का कर दो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, आसपास के लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन में रिस्पेक्ट चाहिए। और पैसे कई बार बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, पैसे उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितना कि बात किया जाता है, और भी लाइफ में चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब यहां पर यही चीजें बात की गई कि भाई देखिए, जो पैसे हैं वो हमारे जीवन में जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन जो जीवन का क्वालिटी है वो नॉन मटेरियल चीजों पर डिपेंड करता है, जो कि यहां पर बात किया गया, इन चीजों के ऊपर बात कर किया गया। अब यहां पर देखिए कि आपके जीवन में जो फ्रेंड है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या वो पैसे से इंपॉर्टेंट है, जी नहीं, और भी इस तरीके की बातें की गई हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर क्या कहा जा रहा है, तो यहां पर सिंपली कहा जा रहा है कि भाई देखो, ये जो चीजें हैं ना, जो हमने बात किया, सेंस ऑफ सिक्योरिटी या फिर आपका अच्छा एनवायरनमेंट काम करने का, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें नापी नहीं जा सकती। जैसे आप सैलरी तो नाप सकते हैं कि भाई यहां पर इस कंपनी में काम कर रहा था तो मुझे 20,000 रुपए महीने मिल रहे थे, दूसरी कंपनी में गया तो 30,000 रुपए महीने के मिल रहे हैं, तो ये नाप सकते हैं आप। लेकिन आपके समाज में आपके आसपास के लोग आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, ये तो आप नाप नहीं सकते हैं। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि अगर आप इसको नाप नहीं सकते तो ऐसा ये थोड़ी मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लाइफ के लिए। ठीक है, अब यहां पर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, यहां पर एग्जाम्पल में शॉर्ट में समझाता हूं कि भाई देखिए, आपको एक जॉब मिला जो कि आपके घर से बहुत दूर है, वहां पर आपको क्या मिलता है, अच्छा पैसा तो मिलता है, लेकिन वहां पर आपको एक तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा उस जॉब को ज्वाइन करने से पहले। जैसे कि वहाँ पर आपको फैमिली के लिए, आपके फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर काम करने का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पर सीखने के लिए कैसा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। इसके साथ ही आप ये एक बात सोचिएगा कि क्या मैं वहाँ जाकर खुश रहूँगा। अगर आप खुश रहिएगा तभी आप जाइएगा, सिर्फ पैसे देखकर आप कहीं भी जॉब करने नहीं जाते हैं। आप अंत में देखते हैं कि क्या आप खुश रहिएगा या फिर नहीं रहिएगा। अगर आप खुश रहिएगा तो आप ज्वाइन कीजिएगा, और खुश रहने के लिए सिर्फ पैसे ज़रूरी नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो वो सभी आपको मिलेंगे तभी आप जॉब ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और भी बातें कही गई हैं, उसको शॉर्ट में मैंने समझा दिया, उतना कोई खास था नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपुल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। मतलब जब भी लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जिस तरीके से हमने ये सारे एग्जाम्पल देखे, उसी तरीके से लोगों के अपने बहुत सारे गोल होते हैं, एक गोल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मुझे एक ही चीज चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी को चाहिए अच्छा इनकम, तो इनकम के साथ में उसको रिस्पेक्ट भी चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ में उसको सिक्योरिटी भी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें उसको चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। सिर्फ यहां पर क्या है, सिर्फ एक चीज से उनका काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक चीज को ध्यान में रख के जीवन नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पर इसके आगे कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं जो कि पेड वर्क करती हैं, मतलब कि जो जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, मतलब खुद से बाहर निकलकर खुद का बिजनेस वगैरह करके खुद का इनकम कमाती हैं, उनका एक तरीके से अपने परिवार में या फिर अपने सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। लेकिन इसको ज़रा सा उल्टा तरीके से सोचिए। उल्टा तरीका क्या है कि मान लीजिए कि जनरली
जितना वो रिस्पेक्ट मिलता है वो रिस्पेक्ट नेचुरली अगर मिले हर महिला को, तो क्या होगा कि वो उसके घर में जो काम होता है उसमें घर के दूसरे लोग हाथ भी बटाएंगे, साथ में जो महिलाएं जो बाहर काम करती हैं उनको एक्सेप्टेंस भी मिलेगा। अभी क्या होता है, अभी जैसे कोई महिला अगर बाहर जा रही है काम करने, तो उसको देखा जाता है कि यार ये बाहर क्यों काम कर रही है, इसको नहीं करना चाहिए, क्यों कर रही है, घर का काम करे, महिलाओं को घर का काम करना चाहिए, ऐसे बातें होती हैं। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस होगा, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, तो क्या होगा, वो बाहर जाकर आसानी से काम करने पाएगी। और इसके साथ ही एक अच्छा इन्वायरमेंट भी होगा जहां पर महिलाएं जो है वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़कर खुद से काम करना पसंद करेंगी। अभी बहुत महिलाएं जो होती हैं वो काम इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि उनके आसपास का माहौल ऐसा नहीं होता कि उनको आजादी मिले इतना ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो लोगों के, वो सिर्फ अच्छे इनकम के बारे में नहीं होते हैं, बल्कि उसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जिंदगी में जिसके बारे में लोग बात करते हैं और वो चाहते हैं जब भी वो डेवलपमेंट की बात करती हैं, मतलब उनके हिसाब से डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब यहां पर देखिए चैप्टर में जितने भी लेट्स वर्क दीज आउट दिए गए हैं उसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगा कि भाई मैंने अभी तक जो पढ़ा वो समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद से एक तरीके से आंसर कर पाइएगा, नहीं समझ में आया तो या तो वीडियो आप खुद से रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए या फिर आप खुद से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ठीक है, अब यहां पर आगे हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या, मतलब अभी तक जो हमने डेवलपमेंट देखा, डेवलपमेंट हमने देखा खुद के बारे में कि भाई मेरा डेवलपमेंट कैसा हो, मेरा डेवलपमेंट में क्या हो, मुझे बड़ा घर मिले, बंगला मिले, गाड़ी मिले, अच्छा इनकम मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, परिवार अच्छा मिले, दोस्त अच्छे मिले, मतलब ये सारे मेरे पर्सनल डेवलपमेंट थे। अभी तक हमने पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात किया कि मेरा डेवलपमेंट, तुम्हारा डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट बात किया। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं नेशनल, यानी देश का विकास कैसे होगा इसके बारे में। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या कहा, ऊपर क्या पढ़ा, ऊपर पढ़ा कि भाई इंडिविजुअल्स जो होते हैं, हर एक व्यक्ति जो होता है उसका अपना डिफरेंट गोल होता है कि भाई उसका कैसे विकास हो सकता है, उसके लाइफ में क्या बेहतर हो सकता है। लेकिन जब हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी लोगों से पूछते हैं ना, तो हर व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश में कुछ हो, आप बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे मन से होना चाहिए। जैसे जब भी आप इलेक्शन का न्यूज़ देखते हैं, आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो इलेक्शन का न्यूज़ देखते हैं तो कोई बोलेगा कि भाई देखो क्या हो, जॉब्स ज़्यादा होंगे तब इंडिया का विकास होगा, यानी मतलब डेवलपमेंट के लिए जॉब्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बोलेगा नहीं नहीं रोड्स बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बोलेगा नहीं रेलवे बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बोलेगा कि भाई आर्मी को मजबूत करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बोलेगा कि जो हमारा देश है वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, सभी लोगों को खेल कूद में बढ़ावा देना चाहिए, सभी लोगों को एजुकेशन देना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति क्या है अपने हिसाब से विकास को, डेवलपमेंट को डिफाइन करता है, अपने हिसाब से वो बात करता है कि भाई देश का विकास कैसे होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के अलग अलग विचार हो सकते हैं। जैसे हमने ऊपर क्या देखा था, ऊपर हमने इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्राइबल्स का एग्जाम्पल देखा था कि भाई कहीं पर डैम है, डैम बनाना है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा कि डैम को बना दिया जाए ताकि इंडिया में क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिले, सभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिले। लेकिन वहीं जो ट्राइबल्स होंगे या फिर उस इलाके में रहने वाले लोग होंगे वो बोलेंगे नहीं डैम नहीं बनना चाहिए। तो भाई दोनों क्या है, दोनों एक तरीके से चाहते हैं कि भाई क्या हो, देश का विकास हो, लेकिन दोनों के एक तरीके से डेफिनेशन अलग अलग हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहता है कि भाई डैम बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा जिससे प्रोडक्शन होगा, जिससे देश का विकास होगा। तो यहां पर उसके अपोजिट में जो लोग हैं जो उस इलाके में रहते हैं वो कहते हैं कि भाई डैम नहीं बनेगा तो इस इलाके के लोग खुश रहेंगे जो कि इस देश का हिस्सा हैं, और ये भी एक तरीके से देश के लिए विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, सभी लोगों के विचार देश का विकास कैसे हो इस पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आप इसके बारे में खुद अपने आसपास भी बात करके पता कर सकते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जब आप अपने आसपास पता कीजिएगा तो आपको एक तरीके से अलग अलग आंसर मिलेगा, हर एक व्यक्ति अलग अलग बात कहेगा, आपके क्लास का हर एक बच्चा अलग अलग बात कहेगा। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि भाई देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट different persons could have different as well as conflicting notions of country's development। अब यहां पर कहा जा रहा है कि हमेशा ये दिमाग में बात रखो
कि भाई देखो, जब भी डेवलपमेंट का बात हो तो देश का हर एक व्यक्ति जो है ना, उसके अलग अलग विचार हो सकते हैं कि विकास कैसे होना चाहिए, और साथ में वो विचार ऐसे हो सकते हैं कि दो लोगों के विचार कन्फ्लिक्टिंग हो। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि भाई देश में जो आर्मी है, आर्मी को हटा देना चाहिए, आर्मी को खत्म कर देना चाहिए, और उससे जो पैसा बचे वो पैसा लगा देना चाहिए एजुकेशन में। और यहाँ पर क्या होगा, हमारे देश में एजुकेशन बढ़ेगा और हमारे देश में लोग जो होंगे वो ज़्यादा शिक्षित होंगे। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि यार देखो, आर्मी को तुम हटा दोगे तो भाई कल हो सकता है पाकिस्तान हमला कर दे, चीन हमला कर दे, उससे कैसे बचाओगे। तो भाई अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं अपने देश के विकास से रिलेटेड, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई कैन ऑल द आइडियाज बी कंसीडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि भाई देखो, हमने तो देखा कि भाई लोगों के अलग अलग विचार हैं, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है, तो क्या सभी लोगों के विचार एक जैसे मायने रखते हैं, सभी लोगों के विचार बराबर हैं, क्या सभी लोगों के विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भाई इसके अलावा क्या कन्फ्लिक्ट जो है, जब कन्फ्लिक्ट होगा दो लोगों के विचारों के बीच में, तो क्या कन्फ्लिक्ट कैसे डिसाइड होगा कि किसकी बात मानी जाए, डैम बनाया जाए या फिर ना ही बनाया जाए, ये कैसे तय होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट की बात मानी जाए या फिर शहरों में रहने वाले लोगों की बात मानी जाए या फिर उस इलाके में रहने वाले लोगों की बात की जाए, ये कैसे तय होगा। क्या फेयर होगा, क्या सही रास्ता होगा देश के विकास के लिए, ये चीजें आपको सोचनी है, विचार करना है कि जब ऐसा कन्फ्लिक्ट हो तो क्या किया जाए, ठीक है। अब यहां पर हमें यह भी सोचना है, जब भी हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें कि भाई इतने सारे विचार हैं, तो इनमें से जो चीजें हैं वो सबसे सही रास्ता कौन सा है, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, ये हमें सोचना है, ठीक है। अब यहां पर हमें यह भी सोचना है कि इनमें से कौन सा विचार है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर एक तरीके से सुविधा मुहैया करा सकता है। मतलब मान लीजिए किसी इलाके में डैम बन रहा है, डैम का एग्जांपल लेते हैं, तो डैम बनेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कितने लोग करेंगे, 1 लाख लोग करेंगे। तो क्या होगा, 1 लाख लोगों का जीवन बेहतर होगा। और यहां पर लोग जो होंगे जिनका घर टूटेगा या फिर जिनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, इनकी संख्या है 1,000। तो सरकार क्या बोलेगी, भाई किसकी बात मानी जाए, क्या करना चाहिए। सरकार बोलेगी भाई चलो डैम बना देते हैं, 1 लाख लोग जो हैं इनको, इनका जीवन बेहतर हो जाएगा, इन 1,000 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसको अपोजिट कर दीजिए, अपोजिट क्या है कि सिर्फ 1,000 लोगों को बिजली मिलेगी, लेकिन 1 लाख लोगों को क्या करना पड़ेगा, घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो सरकार क्या करेगी, मतलब या फिर यहां पर सही रास्ता क्या है, यहां पर सही रास्ता है कि डैम मत बनाओ। क्यों मत बनाओ, फायदा सिर्फ 1,000 लोगों को, नुकसान 1 लाख लोगों को, तो डैम बनाना सही नहीं है। तो इस तरीके से सोचा जाता है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट मींस थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। मतलब जब भी नेशनल डेवलपमेंट की बात होती है तो इन सारे बातों पर विचार किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक लेट्स वर्क दिस आउट दिया गया है, इसको जरा सा आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये काफी अच्छा दिया गया है। यहां पर आपको कहा गया है कि एक वेसल है, मतलब वेसल कहा जाता है, जो जहाज होता है ना, जो पानी जहाज होता है, उसकी बात की जा रही है। वो क्या करता है, 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट को डाल देता है एक शहर में, जो और आसपास के सी में। और ये हुआ था कहाँ पर, आइवरी कोस्ट के अबिजान में। और यहाँ पर आइवरी कोस्ट एक देश है अफ्रीका में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट डाला गया तो उसकी वजह से लोगों को बहुत सारे रैशेज होने लगे, स्किन रैशेज, नौसिया होने लगा, लोग बेहोश होने लगे, डायरिया होने लगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगे। और कई महीनों के बाद 7 लोग जो थे वो मर भी गए, 20 हॉस्पिटल में थे, और 26,000 लोग जो थे उनको पॉइजनिंग के लिए ट्रीट किया गया, उनकी एक तरीके से इलाज किया गया। अब यहां पर यह हुआ क्यों था, यह हुआ इसलिए था क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी जो थी, जो कि पेट्रोलियम और मेटल का काम किया करती थी, उसने लोकल कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर वहां पर वेस्टेज डाल दिए थे, जिससे क्या हुआ, जिससे एक तरीके से वहां पर ऐसी स्थिति हो गई। तो क्या यहां पर यह अच्छा हुआ, जी नहीं। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड, हु डिड नॉट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। तो इसके जवाब खुद से आप सोचने की कोशिश कीजिए।
इसके साथ में यहां पर पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा बिल्डिंग है जहां पर बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं, अमीर नहीं कहना सही होगा, मतलब नॉर्मल लोग रहते हैं जिनके पास अपना फ्लैट है, अपना घर है। उसके बगल में यहां पर नीचे बहुत सारे झोपड़ियां बनी हुई हैं, तो ये झोपड़ियों में लोग रहते हैं। तो क्या इस इलाके में डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट गोल इस इलाके में क्या होगा, ये जरा सा सोचिए, ठीक है। यहां पर तीसरा क्वेश्चन भी है, अपने गांव, अपने शहर, अपने इलाके के लिए आप क्या कीजिए, कुछ डेवलपमेंट गोल्स लिखिए, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद एक्टिविटी 1 है, एक्टिविटी 1 को आप क्या कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्टिविटी वगैरह जो है आप खुद से करिएगा तो आपको समझ में आएगा, आपके लिए वो फायदेमंद है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या है, आगे यहां पर है हमारा टॉपिक। टॉपिक क्या? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। मतलब भाई देखो, मतलब यहां पर बात है कि हमें यह तो पता है कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट सभी देशों में हो रहा है, सिर्फ इंडिया में तो डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। तो भाई इंडिया को दूसरे देशों से हम कंपेयर कैसे करेंगे कि भाई इंडिया में डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ या फिर यूनाइटेड स्टेट में डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, ये हम कंपेयर कैसे करेंगे? या फिर इंडिया में भी कई सारे राज्य हैं, तो अलग अलग राज्यों को हम कंपेयर कैसे करेंगे कि जैसे पंजाब जो है, पंजाब में डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ या फिर यूपी में डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, ये हम कैसे कंपेयर करते हैं? ये अब हम समझने वाले हैं कि कैसे नापा जाता है कि किस इलाके में कितना डेवलपमेंट हुआ, कैसे एक तरीके से कंपेयर किया जाता है अलग अलग इलाकों को, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि भाई देखो, यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। मतलब देखो, कहा जा रहा है कि भाई देखो, हर एक व्यक्ति का विचार अलग अलग है डेवलपमेंट लेकर, तो फिर हम कैसे कुछ देशों को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, विकास हुआ वो देश कहते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, या ऐसे देश हो गए, और कुछ देश को कहते हैं अंडर डेवलप्ड, जैसे कि इंडिया हो गया कि भाई अभी ये डेवलपिंग नेशन है, डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, ये कैसे तय होता है? तो ये चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई जनरली हम अलग अलग चीजों को कंपेयर कैसे करते हैं। मान लो कि भाई आपके क्लास है, आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वहां पर हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट जो है जो कि बेस्ट है और कौन सा स्टूडेंट है जो कि वर्स्ट है, ये कैसे तय होता है? उसके कई सारे पैमाने हो सकते हैं, जैसे हर एक बच्चा जो है उसका हाइट अलग है, हेल्थ अलग है, टैलेंट अलग है, इंटरेस्ट अलग है, सभी के तो अलग अलग हैं। तो फिर हम कैसे तय करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, कौन सा खराब है? तो यहां पर एक निश्चित पैमाना लिया जाता है जिसके आधार पर नापने की, तौलने की, कंपेयर करने की कोशिश की जाती है। यहां पर जनरली क्या किया जाता है, जनरली आपके जो मार्क्स होते हैं उसके आधार पर कंपेयर किए जाते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ एक तरीका है मार्किंग कंपेयर करने का? जी नहीं, उसके अलावा आप कितने स्पोर्ट्स में अच्छे हैं इसके ऊपर भी मापा जा सकता है, इसके अलावा और भी तरीकों से मापा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है, यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि सभी लोगों के एक या दो कैरेक्टरिस्टिक को हम लेते हैं और उसके आधार पर सभी बच्चों को, सभी लोगों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये हो सकता है कन्फ्लिक्ट कि भाई क्या चीज होना चाहिए, किस आधार पर बच्चों का कंपैरिजन होना चाहिए। जनरली क्या होता है, हमारे स्कूल में मार्क्स यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए कि जिस बच्चे का मार्क्स ज्यादा वो स्टूडेंट अच्छा, जिसका कम वो स्टूडेंट एक तरीके से अच्छा नहीं है। उसी तरीके से जब हम देशों का कंपैरिजन करते हैं तो उनका इनकम जो है ना, उसको कंसीडर किया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट के रूप में। मतलब उसके आधार पर देशों का कंपैरिजन सबसे ज्यादा किया जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे स्कूल में मार्क्स को यूज किया जाता है बच्चों को कंपेयर करने के लिए, वैसे वर्ल्ड में हम इनकम को यूज करते हैं कंट्रीज को और स्टेट्स को यूज कंपेयर करने के लिए। भारत में राज्यों को कंपेयर करने के लिए, बाहर दूसरे देशों के से कंपेयर करने के लिए, मतलब इंडिया को दूसरे देशों से कंपेयर करने के लिए। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो देश है जो कि ज्यादा डेवलप्ड हैं दूसरे देशों से, वो कैसे देश हैं, जिनके पास इनकम ज्यादा है। मतलब जिसके पास मोर पैसा, ज्यादा इनकम, वो ज्यादा डेवलप्ड। ज्यादा पैसा ज्यादा डेवलप्ड, कम पैसा कम डेवलप्ड, ये एक तरीका है। जनरली फॉलो यही होता है जिसके आधार पर कंपैरिजन किया जाता है दुनिया के अलग अलग देशों का, ठीक है। अब यहां पर ये एक तरीके से विचार क्यों है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इनकम है,
पैसा है वो इंसानों का एक बेसिक नीड है, आपका मेरा सभी लोगों का बेसिक ज़रूरत है। आप अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें पैसे से ही पूरी कर सकते हैं, समझ गए? इसलिए पैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सभी लोगों के लिए। और इसीलिए इनकम जो है उसको एक तरीके से उसके आधार पर देशों का कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। अब ये तो इनकम हम समझ गए कि इनकम के आधार पर देशों का कंपैरिजन होता है, लेकिन यहां पर सवाल दूसरा आता है कि भाई एक देश का इनकम क्या होता है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इंडिया का इनकम कम है, यूएस का इनकम ज्यादा है, तो भाई इनकम, इंडिया का इनकम क्या है, यूएस का इनकम क्या है, ये देश का इनकम क्या होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसको कि आपको बहुत ध्यान से समझना है। इस चैप्टर में जो पॉइंट्स आपको समझने या फिर याद करने वाले हैं उनमें से यहां पे आपका इनकम आएगा, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, ये सारी चीजें, और आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तरीके से मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है intuitively the income of a country is the income of all the residents of the country, this gives us total income of the country। मतलब देश का इनकम क्या हुआ, देश के हर एक नागरिक का इनकम जब हम जोड़ देते हैं आपस में, इंडिया के सभी नागरिकों का इनकम जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो पूरे देश का इनकम बन जाएगा, जिसको कि हम नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर जब हम देशों का कंपैरिजन करते हैं तो टोटल इनकम जो है वो उतना यूजफुल नहीं होता है, वो उतना फायदेमंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सभी देशों के अलग अलग पॉपुलेशन है और सभी का इनकम अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें, यूएस में पॉपुलेशन है करीब 33 करोड़, इंडिया में पॉपुलेशन है कितना, इंडिया में 140 करोड़ है, तो यहां पर नेशनल इनकम जो है वो एक तरीके से सही नहीं होगा। इसी तरीके से कहा जा रहा है आगे, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। जब हम इस तरीके से हम नेशनल इनकम को कंपेयर करते हैं तो हमें यह क्लियरली नहीं पता चलता है कि उस देश का एक आदमी कितना कमा रहा है, एवरेज कितना कमा रहा है, कितना उसकी आमदनी हो रही है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हम एक तरीके से दूसरा तरीका अपनाते हैं, दूसरा चीज अपनाते हैं, और वो क्या है, वो है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम एक तरीके से होता है जब हम नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। मतलब कि टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, और हमें क्या मिल जाता है, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कहने का क्या मतलब है कि एवरेज हमारे देश का हर एक नागरिक कितना पैसा कमाता है। मतलब कि भाई अगर 100 रुपए कमाए, पूरे देश की कमाई है और देश में 10 लोग हैं, तो हर एक व्यक्ति का कमाई कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। 10 रुपया हर व्यक्ति कमाता है। 100 रुपया पूरे देश का, 10 लोग हैं देश में, तो 10 रुपया हर व्यक्ति का इनकम हो गया, सालाना आमदनी हो गई। इस तरीके से एवरेज इनकम निकाला जाता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। एवरेज इनकम को क्या कहते हैं, हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर है कि भाई वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड बैंक जो द्वारा जो लाया जाता है, इसमें इसी क्राइटेरिया को यूज किया जाता है कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। कौन सा क्राइटेरिया, पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम का क्राइटेरिया को यूज किया जाता है, ताकि कंट्रीज को अलग अलग क्लासिफाई करें कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री अभी अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो यहां पर जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है वर्ल्ड बैंक का, इसके आधार पर जो देश सालाना 49,300 $49,300 पर एनम कमाते हैं, पर कैपिटा इनकम है जिस देश के लोगों का, वो देश आपको हाई इनकम या फिर रिच कंट्रीज कहलाते हैं। और यहां पर कहा जा रहा है कि वैसे देश जो कि $2,500 या फिर उससे कम कमाते हैं, वो लो इनकम कंट्रीज कहलाते हैं। और इंडिया अभी आता है लो इनकम कंट्रीज के कैटेगरी में। और क्योंकि 2019 में इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था, ये था $2,100। अब यहां पर आप बोलेगा सर गलती से ये $6,700 लिखा गया है। भाई देखो, ये डाटा गलत नहीं है, लेकिन ये दूसरे तरीके से नापा गया है। जैसे इंडिया में आपका वर्ल्ड में जो देशों का जीडीपी नापा जाता है या फिर आपका पर कैपिटा इनकम नापा जाता है, वो दो तरीके से नापा जाता है। ये एक होता है आपका नॉमिनल और एक होता है पीपीपी।
परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये जो 6700 दिया गया है 2019 का, ये पीपी के आधार पर दिया गया है, लेकिन यहां पर नॉमिनल आधार पर इंडिया का है 2100, और यही 2100 आपका यहां पर नॉमिनल की ही बात यहां पर पूरे आपके इस बुक में की गई है। तो यहां पर इंडिया का कितना था, 2100 था। ये आपका दूसरा वाला डाटा दे दिया है, जो कि आपका यहां पर एक तरीके से कहें कि हम मिस्टेक है, यहां पर 2100 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक तरीके से मिस्टेक है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब कि जो आपके अमीर देश हैं, जिनका इनकम कितना है, सालाना पर कैपिटा इनकम है $49,300 या फिर उससे ज़्यादा, उनमें से ज़्यादातर देश डेवलप्ड कंट्रीज हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे हैं या फिर मिडिल ईस्ट में हैं, वो उतने ज़्यादा अभी तक डेवलप नहीं है, लेकिन उनका इनकम, एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा है। तो उनको छोड़कर लगभग जो देश हैं वो सारे क्या हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एवरेज इनकम तो बता दिया गया कि भाई एवरेज इनकम के आधार पर कंपैरिजन किया जाता है देशों का, अलग अलग देशों का कंपैरिजन होता है। लेकिन एवरेज इनकम जो है ना, वो भी सही तरीका नहीं है मापने का, कंपैरिजन करने का। क्यों? यहां पर आपको एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में दो देश के बारे में बताया गया है। दो देश में क्या है, 5-5 लोग रहते हैं, दो अलग अलग देश हैं। एक देश में क्या है कि 5 लोगों का इनकम है कि पहला व्यक्ति 9500, दूसरा 10,500, 9800, 10,000, 10,200। और वहीं दूसरा देश है, उसमें जो 5 लोग रहते हैं, उनमें 5 लोगों में 4 लोग 500 रुपए कमाते हैं, मंथली इनकम है उनका, और एक व्यक्ति का 48,000 इनकम है। तो भाई दोनों का जब आप एवरेज निकालिएगा तो आपको कितना आएगा, आपको जो टोटल इनकम आएगा 50,000 आएगा, एवरेज आपका 10,000 आएगा, ठीक है। एवरेज आपका 10,000 आएगा पर मंथ। तो यहां पर दोनों देशों का एवरेज इनकम कितना है, 10,000 ही है। लेकिन एक देश में आपको इनकम डिस्पैरिटी है, अमीर और गरीब का फर्क है, वो लगभग है ही नहीं, वो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे है। लेकिन दूसरे देश में क्या है, दूसरे देश में भाई एक आदमी जो है ना, वो बिलियंस में खेल रहा है और बाकी सारे लोग भूखे नंगे बैठे हुए हैं। तो आप किस देश में रहना पसंद करेंगे? ऐसे देश में जहां पर कि बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, या फिर ऐसे देश में जहां पर कि बहुत ज्यादा एक तरीके से सिमिलरिटी है लोगों की इनकम के बीच में? तो ये आपके ऊपर, आपको सोचने के लिए है। आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने शॉर्ट में समझा दिया, ठीक है। यहां पर यही चीज कहा गया है कि कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर वी मेड द चेयर एंड वी यूज देम, कंट्रीज विथ रिच एंड पुअर, कि भाई अमीर लोग जो तो होते हैं वो ज़्यादा रिसोर्सेज को लेकर बैठे हुए होते हैं, गरीब लोगों के पास उतना ज़्यादा रिसोर्सेज होते नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स वर्क दिस आउट है, इसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। आगे यहाँ पर है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। मतलब कि भाई देखो, देशों को कंपैरिजन करने के लिए हम इनकम को तो हमने देख लिया कि इनकम के आधार पर कैसे देशों को कंपेयर किया जाता है, लेकिन अब हम दूसरे क्राइटेरिया को देखने वाले हैं कि किस आधार पर हम देशों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा देश कितना डेवलप हुआ है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम इन माइंड। मतलब क्या, हमने जब लोगों की बात की थी तब हमें पता चला कि लोग जो हैं वो सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, लोगों को जीवन में सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, और भी चीजें चाहिए। उसी तरीके से जब हम देश की बात करते हैं या फिर इलाके की बात करते हैं, तो उस इलाके में रहने वाले लोग जो हैं, उस देश में रहने वाले लोग जो हैं, वो एवरेज इनकम सिर्फ उसके आधार पर हम उनको कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर दूसरे और भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वहां के लोगों के जीवन के लिए, उनके जीवन को बेहतर या फिर खराब बनाने के लिए, ठीक है। अब यहां पर ये एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, क्या ऐसे चीज हो सकते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस इलाके के लोगों का जीवन बेहतर है और दूसरे इलाके के लोगों का जीवन खराब है? ये हम किस आधार पर कहेंगे? तो यहां पर कहा जा रहा है कि टेबल 1.3 देखिए, यहां पर आपको पर कैपिटा इनकम दिखाया गया है हरियाणा, केरल और बिहार का। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2018-19 का डाटा है, जिसमें हरियाणा का पर कैपिटा इनकम, केरल का पर कैपिटा इनकम और बिहार का पर कैपिटा इनकम आपको दिखाया गया है। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर क्या पता चलता है कि यहां पर यह पता चलता है कि भाई जो हरियाणा है वो सबसे अमीर इलाका है, जहां पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे अच्छा है, और वहां पर
और बिहार जो है उसका पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। यानी हरियाणा के एक व्यक्ति का सालाना एवरेज इनकम कितना हुआ, 2,36,000 हुआ, और वहीं जो बिहार का एक व्यक्ति है वो साल में एवरेज 40,000 रुपये ही मात्र कमा पाता है। ठीक है, अगर हम पर कैपिटा इनकम को डेवलपमेंट के लिए नापने के लिए यूज करें तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई डेवलपमेंट किसका सबसे ज्यादा हुआ, हरियाणा का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुआ। ठीक है, लेकिन यहां पर जब हम इसके अलावा दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप नहीं है, और भी दूसरे राज्य हैं जहां पर डेवलपमेंट और भी ज्यादा बेहतर हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर इस डाटा को कंपेयर किया जा रहा है। यहां पर कौन सा डाटा कंपेयर किया जा रहा है, ऊपर जो हमने डाटा देखा वो तो क्या था, वो इनकम का डाटा था। अब हम दूसरी चीजों को कंपेयर करेंगे। क्या, पहला तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के आधार पर, दूसरा लिटरेसी रेट के आधार पर, और तीसरा नेट अटेंडेंस रेशियो के आधार पर। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों मैं एक्सप्लेन करूंगा नीचे, लेकिन इसको जरा सा आप देख लीजिए, यहां पर डाटा जरा सा आप देख लीजिए। ठीक है, तो हरियाणा का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है, 30 है। ठीक है, केरल का कितना है, 7 है, और बिहार का कितना है, 32 है। तो सबसे पहले इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1,000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन द पार्टिकुलर ईयर। मतलब 1,000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र होने से पहले मर गए, डेड हो गए। ये होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, और ये नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब हरियाणा में 1,000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से 30 बच्चे जो थे वो 1 साल की उम्र पहुंचने से पहले ही मर गए। वहीं केरल में मात्र 7 बच्चों की 1 साल के से कम उम्र में मृत्यु हुई, और बिहार में कितनी हुई, 32। तो यहां पर हमें क्या पता चला, कौन सा बेहतर है, कहां पर हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी है, तो भाई केरल में हमारे हॉस्पिटल की सुविधा ज्यादा अच्छी है। ठीक है, आगे क्या है भाई, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट हरियाणा का 82%, केरल का 94%, बिहार का 62%। ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि भाई लिटरेसी रेट क्या होता है। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप। मतलब 7 और 7 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो यहां पर हरियाणा 82 है, केरल 94 है, बिहार 62 है। यहां पर भी हमें क्या पता चला कि भाई केरल जो है वो नंबर 1 पर है, बिहार हरियाणा से ज़्यादा बेहतर स्थिति है। इसके बाद अगला जो मेट्रिक है वो क्या है, वो है नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 ईयर्स। अब ये क्या चीज़ है भाई, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। मतलब कि 14 और 15 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनमें से जितने भी बच्चे स्कूल में हैं, मतलब उस एज के जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं इस एज में। तो यहां पर हरियाणा में 61, केरल में 83, बिहार में 43। यहां पर भी केरल सबसे ऊपर है। तो यहां पर क्या पता चला हमें, यहां पर पता चला कि भाई इनकम के आधार पर हमने देखा तो हमें पता चला कि हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन जब इनकम को छोड़कर दूसरे इलाकों को, दूसरे चीजों पर हमने ध्यान दिया तो वहां पर हरियाणा से ज्यादा बेहतर दूसरे राज्य ने परफॉर्म किया, केरल राज्य ने परफॉर्म किया। तो यहां पर केरल जो है वहां पर क्या हुआ, वहां पर IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR जो है वो ज्यादा बेहतर है केरल का, हरियाणा का उतना बेहतर नहीं है। वही बात यहां पर लिखी गई है। ठीक है, अब यहां पर इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि भाई देखो हरियाणा में लोग ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं, लेकिन उस इलाके में जो लोग हैं उनके पास उतनी अच्छी एक तरीके से हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आगे बहुत सारी बातें लिखी गई। यहाँ पर यही बात की भाई देखो 1,000 बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें से सिर्फ 7 बच्चे मरते हैं। हरियाणा में 1 साल की उम्र होने से पहले 30 बच्चे मर जाते हैं, जो कि करीब 3 गुना से भी ज़्यादा है। और दूसरे तरफ से हम देखें तो हरियाणा के लोग जो हैं वो ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं। और यहाँ पर आप एक तरीके से सोचिए अपने पेरेंट्स के बारे में, और यहाँ पर सोचिए कि सभी लोग कितने खुश होंगे जब एक बच्चा जन्म लेता है। और यहाँ पर एक तरीके से ऐसे पेरेंट्स के बारे में सोचिए जिनका बच्चा तुरंत ही मर जाता है 1 साल की उम्र होने से पहले। मतलब एक तरीके से क्या है, ये अच्छी चीज़ तो है नहीं कि भाई 1 साल की उम्र पहुंचने से पहले 1,000 में से 30 बच्चे मर जा रहे हैं, 3% लगभग बच्चे मर जा रहे हैं। तो
यहां पर अगर आप देखिए तो ये डाटा कब का है, 2018 का डाटा है। और यहां पर सोचिए कि हमारे देश को 70 साल हो चुके हैं आजाद हुए, और अभी तक हमारे देश को जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े इलाके हैं, इतना काम हुआ है, लेकिन अभी भी यहां पर यही प्रॉब्लम है। हमारे देश में बड़े बड़े मॉल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तक हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को ही हैंडल नहीं करने पाए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए लास्ट टेबल क्या शो करता है, बिहार में एक तरीके से शो करता है कि 14 और 15 साल के जो बच्चे हैं वो क्लास 8 से ज़्यादा, मतलब क्लास 8 से आगे वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। यहां पर कितने बच्चे हैं, 43%, 43%। ठीक है, अब यहां पर, ठीक है, 43%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि बिहार में आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं वो एलिमेंट्री स्कूल के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, वो स्कूल जाते ही नहीं है, वो पढ़ाई ही नहीं करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो बिहार का फ्यूचर है वो एक तरीके से बर्बाद हो रहा है। क्यों, क्योंकि भाई जब तक वहां के लोग, वहां के बच्चे एजुकेटेड नहीं होंगे तो इलाके का, देश का, राज्य का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये एक तरीके से अच्छा चीज तो है नहीं। तो यहां पर ये चीज के आधार पर हमने देखा कि यहां पर भले ही आपका इनकम ज्यादा हो, लेकिन उसके आधार पर सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके इलाके का, आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। उसी से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक कौन सा है, टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, पब्लिक फैसिलिटीज एक तरीके से ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो कि आपके आसपास का समाज से आपको मिलता है, आप खुद से उसको नहीं रखते हैं। जैसे कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वो क्या है, एक तरीके का पब्लिक फैसिलिटी है। गवर्नमेंट स्कूल है वो एक तरीके से पब्लिक फैसिलिटी है। जो आपके इलाके में पुलिस है वो भी एक पब्लिक फैसिलिटी है। आपके इलाके में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल काम कर रहे हैं, जो कि सरकारी काम कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से पब्लिक फैसिलिटी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके लिए ही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि देखियो हरियाणा में क्या है, हरियाणा में एवरेज पर्सन, मतलब आम आदमी जो है वो केरल के आदमी से ज्यादा कमा रहा है, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें काफी पीछे रह जा रहा है। कौन सी चीजें, हेल्थ में, एजुकेशन में वो काफी पीछे रह जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर सिंपली कहा जा रहा है कि भाई देखो आपके पॉकेट में कितना पैसा है वो सभी चीजों को खरीद नहीं सकता है, और यहां पर जो सर्विसेज या फिर जो चीजें आपको चाहिए अच्छा जीवन जीने के लिए, वो सिर्फ आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, वो दूसरे तरीके से प्राप्त की जा सकती हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जो इनकम है वो एक तरीके से बहुत अच्छा चीज नहीं है, मतलब सिर्फ इनकम जो है वो काफी नहीं है अच्छा जीवन जीने के लिए, और यहां पर और भी चीजों आपको चाहिए। जैसे आप पैसे से क्या खरीद सकते हैं, पैसे से अच्छा कार खरीद सकते हैं, अच्छा क्लॉथ खरीद सकते हैं, तो और इसके अलावा अच्छा आप घर बना सकते हैं। लेकिन क्या आप पैसे से पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्राप्त कर सकते हैं क्या, जी नहीं। आप क्या अच्छी दवाइयां पैसे से प्राप्त कर सकते हैं, गारंटी कर सकते हैं कि आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आपको बिना मिलावट वाली दवाई मिल जाएगी, ये तो भाई प्रॉब्लम है, ये तो शायद ही हो सकता है। और इसके अलावा क्या आप ऐसे इलाके में रह सकते हैं पैसे की वजह से जहां पर आपको अच्छा सिक्योरिटी मिले, वहां पर चोर डाकू इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप खुद से तो ये चीजें अटेंड नहीं कर सकते हैं। आपको अगर ये चीजें चाहिए तो आपको ऐसे इलाके में जाना पड़ेगा जहां पर ये चीजें पहले से मिलती हों। मतलब एक मान लीजिए मोहल्ला है जहां पर क्या होता है, जहां पर काफी पॉल्यूशन होता है, काफी धुआं रहता है, कहां पर काफी चोरी वगैरह होती है, वहां पर आप न रह के जाइएगा ऐसे इलाके में जहां पर कि चोरी वगैरह नहीं हो, धुआं वगैरह नहीं हो, पॉल्यूशन नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जीवन में जिनको कि आप अपने दम पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपके आसपास का जो कम्युनिटी है, समाज है, वो मिलकर उसे बनाता है, मिलकर वो आपको दे सकता है और समाज के दूसरे लोगों को दे सकता है। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो बहुत सारी चीजें जो कि आपके इंपॉर्टेंट में है, आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक तरीके से आपको मिल सकती हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते कीमत पर और बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं। और ये कब मिल सकता है, जब ये गुड्स और सर्विसेज कलेक्टिवली प्रोवाइड की जाए, मतलब आपका समाज ये चीजों को प्रोवाइड करे। जैसे अगर मान लीजिए आपके इलाके में चोरी डकैती की प्रॉब्लम है, परेशानी है, चोरी डकैती बहुत होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर पर एक गार्ड रख सकते हैं।
बोलेगा कि सर बैठिए, हमारे दरवाजे पर बैठिए और हमारे घर में चोरी वगैरह मत होने दीजिएगा। उसी तरीके से आपके मोहल्ले के हर व्यक्ति क्या करेंगे, हर कोई अपने घर के बाहर गार्ड बैठा देगा चोरी रोकने के लिए। तो क्या ये अच्छा चीज है? जी नहीं। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है पुलिस, कि भाई आपके इलाके की जो पुलिस है वो बहुत अच्छा काम करे, सभी चोरों को पकड़ ले, चोरी होने से रोक दे, बहुत तरीके के जो भी प्रॉब्लम है उनको रोक दे। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि उस इलाके में लोगों का ये जो खर्चा है और जो माथा का दर्द है गार्ड रखने का, गार्ड से अपनी सुरक्षा करवाने का और ये करने का कि भाई कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए, ये टेंशन का, वो सारे टेंशन नहीं लेने होंगे अगर इलाके के जो कम्युनिटी है, समाज है, जो सरकार है, वो पुलिस व्यवस्था को काफी अच्छी कर दे। तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को चोरी का भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। अब यहां पर आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको स्कूल में अच्छी शिक्षा कब मिलेगी? आपको मन कर गया और आप पढ़ गए, ऐसा होता है क्या स्कूल में? जी नहीं। आपके स्कूल में जो टीचर होते हैं वो भी पढ़ाने चाहिए, कि टीचर स्कूल में आते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। साथ में स्कूल के जो और दूसरे स्टूडेंट हैं वो भी एक तरीके से ऐसे होने चाहिए कि जिनको कि पढ़ने में मन लगे और वो चाहें कि क्या हो, वो एक तरीके से एजुकेशन मिले। इलाके के जो पेरेंट्स हैं वो भी स्कूल के ऊपर प्रेशर बनाए कि भाई अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करो। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एक तरीके से जब गवर्नमेंट स्कूल जो है वो जब काम करेगा, कब काम करेगा अच्छी तरीके से? जब पूरा कम्युनिटी उसके ऊपर फोकस करेगा, तब वो अच्छा काम करेगा और आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा। ठीक है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि इसका दूसरा तरीका ऑप्शन क्या है, कि भाई आप पैसे के बल पर क्या कीजिए, आप प्राइवेट स्कूल में चले जाइए जहां पर कि अच्छा शिक्षा मिलता हो। लेकिन क्या वो अच्छा ऑप्शन है? जी नहीं। जो काम हम फ्री में कर सकते थे सरकारी स्कूल में, उसके लिए अब हमको क्या करना होगा? मनी देना होगा, पैसा देना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोगों ने मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया। तो इसलिए यहां पर यही कहा जा रहा है कि भाई जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो सबसे अच्छी और सबसे आसानी से हमें तभी मिल सकती हैं जब वो उनको हम कलेक्टिवली प्राप्त करें। पब्लिक फैसिलिटीज क्या? सिक्योरिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, या फिर आपको क्लीनलीनेस हो गया, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इन सारी चीजों में। ठीक है। तो यहां पर और भी बातें हैं जो कि आपके जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बिकॉज इट हैज एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। अब के यहां पर बताया जा रहा है कि भाई केरल जो राज्य है वहां पर आईएमआर इतना कम क्यों है? इतना कम यहां पर दो रीजन से है। पहला तो वहां पर बेसिक हेल्थ जो है, हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, जहां पर सभी परिवारों के को एक तरीके से बहुत ही नज़दीक में हॉस्पिटल है कि कोई परेशानी हो वो हॉस्पिटल में जा सकते हैं। साथ में वहाँ पर लोगों के पास एजुकेशन भी है। एजुकेशन कहने का मतलब क्या? मतलब उनको ये पता है कि भाई अगर जब कोई बच्चा होता है तो उनको कैसे डील करना है, बच्चे को बच्चे की माँ जो है उसको क्या खाना खिलाना है, क्या करना है। तो उस तरीके से जो नॉलेज है, एजुकेशन है, उससे बच्चे की माँ का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है। बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का ध्यान रखा जाता है, उससे उसकी जान बच जाती है, बच्चे की जान बच जाती है। इसी तरीके से कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो काफी अच्छा काम करता है, जिससे क्या होता है हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस जो है लोगों का वो आपका बेहतर बनता है। लोग जो हैं गरीब हैं वो खाना नहीं प्राप्त कर सकते, अच्छा न्यूट्रिशियस भोजन नहीं प्राप्त कर सकते, तो सरकार उनको पीडीएस सिस्टम के माध्यम से अच्छा भोजन देगी, अच्छा खाना देगी, ताकि वो अपनी स्थिति को, अपने हेल्थ को और बेहतर बना सकें। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक्टिविटी 2 है, इसको खुद से करिएगा तो आपको नॉलेज आएगा, समझ में आएगा। इसके बाद यहां पर बात किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? अब यहां पर देखिए, अभी तक हमने देखा कि भाई इनकम को आधार बनाकर कंट्रीज को कंपेयर किया जाता था, लेकिन अब क्या किया गया है? अब ये HDR आ गया है। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसके साथ में HDI होता है, सॉरी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये एक तरीके का इंडेक्स है जिसमें क्या किया जाता है, कंट्रीज को डिफरेंट पैरामीटर्स पर कंपेयर किया जाता है। उनके एजुकेशन के आधार पर कंट्रीज में कैसा एजुकेशन है, कैसा हेल्थ है, और साथ में इनकम कैसा है,
इन सभी चीज़ों को मिलाकर कंपेयर किया जाता है कंट्रीज को, और तब बोला जाता है कि भाई किस देश में कैसी स्थिति है, कौन सा देश ज़्यादा विकसित है, कौन सा देश कम विकसित है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं सिर्फ उनके इनकम के आधार पर नहीं, बल्कि उनके जीवन के स्तर पर, कि भाई वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। मतलब इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनेगा तो उसमें बताया जाएगा कि भाई इंडिया का जो हेल्थ है उस सेक्टर में कितना काम हो रहा है, एजुकेशन में क्या है, इनकम में क्या है, सारी चीज़ें बात की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि लोगों ने रियलाइज़ किया कि भाई सिर्फ इनकम के आधार पर हम कंपेयर नहीं कर सकते, फिर उन्होंने दूसरा तरीका बनाने की कोशिश की, फिर उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और इनको बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और उसके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का तैयार किया गया। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट छापा जाता है या फिर बनाया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, जो कि एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम के आधार पर क्या करता है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को तैयार करता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ देशों को कंपेयर किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर। यहां पर आपको एक तरीके से जो आपको इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देश है उनको कंपेयर किया गया है। तो यहां पर कौन कौन से देश हैं? श्रीलंका है, इंडिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। तो यहां पर आपको पीपीपी, ऊपर मैंने कहा था ना कि पीपीपी के आधार पर आपका जीडी पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है। ऊपर वहां पर नॉमिनल की बात थी, लेकिन यहां पर पीपीपी की बात है। तो पीपीपी के आधार पर इंडिया का पर कैपिटा इनकम श्रीलंका से कम है, लेकिन और बाकी देशों से ज़्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहने का मतलब है कि भाई कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय उसका एवरेज चांस कितना है कि कितने साल तक ये जिएगा, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। तो यहाँ पर 77, यहाँ पर भी श्रीलंका ज़्यादा बेहतर है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपुल एज्ड 25 एंड एबव, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो श्रीलंका है वो इंडिया से ज़्यादा बेहतर है। और इसके आधार पर जो एसडीआई वर्ल्ड रैंक तैयार किया गया, इसमें आप देख सकते हैं कि जो श्रीलंका है उसका 73 रैंक है और इंडिया का 130 रैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, श्रीलंका जो है, जो कि हमारा पड़ोसी है, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, या फिर इनकम के मामले में, सभी मामले में वो हमसे काफ़ी बेहतर है। लेकिन फिलहाल अभी मैं बता दूं कि अभी जो श्रीलंका की आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो काफ़ी ख़राब है और भी बहुत तरीके के प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। उसके रीज़न दूसरे हैं, ये सारे रीज़न नहीं है। दूसरे रीज़न है, वहाँ पर सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, मैनेजमेंट सही नहीं किया, इस वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है, इजंट इट सरप्राइजिंग दैट अ स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट एंड अ बिग कंट्री लाइक आवर साइड सच अ लो रैंक इन द वर्ल्ड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई देखो, श्रीलंका जो कि हमसे बहुत छोटा देश है, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और हमारे लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि शर्म की बात है कि हम इतने बड़े देश होकर, इतने ताकतवर होकर भी ये चीज़ों को नहीं करने पाए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान दिलाया गया कि देखिए, हमारे जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और इसके साथ ही नेपाल, उनकी स्थिति हमसे भी खराब है और हमसे भी पीछे हैं वो। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से जो बांग्लादेश है वो मेरे ख्याल से अब इंडिया से आगे निकल चुका है, इंडिया से पर कैपिटा इनकम में आगे निकल चुका है। ये मुझे क्लियरली ध्यान में नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा था कि बांग्लादेश और इंडिया से आगे निकल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैन्यू इंप्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड मेनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बट प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट इट हैज बीन मेड वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज व्हाट इज हैपनिंग टू अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, एसडीआर में बहुत सारे चेंजेस करने की बात हो रही है, बहुत सारे चेंजेस किए भी गए हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट की जब भी बात होगी तो डेवलपमेंट हमेशा फोकस किया जाएगा किस चीज़ के ऊपर, कि भाई किसी भी देश में उस देश के समाज के लोगों में क्या बदलाव हो रहा है, या फिर उनकी स्थिति अच्छी है या नहीं है, अच्छी हो रही है या नहीं है, इस पर हमेशा फोकस किया जाएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मापने के लिए और भी क्या चीजें फोकस करनी चाहिए, ये आप जरा सा सोचकर बताइए। अब यहां पर कहा जा रहा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। अब यहां पर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सतत विकास, एक तरीके से, शायद मैं श्योर नहीं हूं सतत विकास होता है या नहीं, यही शायद वर्ड है हिंदी में इसका। यहां पर कहा जा रहा है कि आज के समय में कोई देश है जो कि काफी डेवलप्ड देश है, लेकिन यहाँ पर इस लेवल का डेवलपमेंट प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, उसने बहुत सारे
जो अपने रिसोर्सेज थे उनको यूज किए, और ये जो इस प्रकार का डेवलपमेंट है उसको आगे भी बनाए रखना है या फिर और भी ज्यादा डेवलप करना है। तो ये जो है हर देश चाहेगा कि मैं जितना अभी डेवलप हो चुका हूं उससे भी ज्यादा मैं डेवलप हो जाऊं, ये हर देश का विश होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर कहा जा रहा है कि सिंस द सेकेंड हाफ द 20th सेंचुरी अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। मतलब क्या, मतलब कि आज के समय में जिस तरीके का विकास पर हम जोर दे रहे हैं, अपने आसपास के रिसोर्सेज को हम एकदम मतलब बिना सोचे समझे को यूज कर रहे हैं, कोई उसमें संकोच नहीं, पूरा निकालो, पूरा यूज करो, पूरा एकदम हुमच दो, कोई टेंशन नहीं है। तो उस तरीके से जब हम विकास करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं होता है। वो डेवलपमेंट हो सकता है कि आगे साल में हम और डेवलप ना करने पाए, या फिर जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में है वो बिल्कुल हमारा खत्म हो जाए। एग्जाम्पल उसका क्या है, एग्जाम्पल यहां पर ग्राउंड वाटर का है कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शहर बना रहे हैं, शहर में हम लोग क्या करते हैं, शहर में हम लोग को भाई पानी चाहिए होता है पीने के लिए, तो कई जगहों पर क्या किया जाता है, बोरवेल का यूज किया जाता है। किस चीज के लिए, ट्यूबवेल, बोरवेल का यूज किया जाता है ग्राउंड वाटर निकालने के लिए, पानी के लिए। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इंडिया के 300 डिस्ट्रिक्ट में जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर का लेवल है, ये 4 मीटर या फिर उससे भी ज्यादा नीचे जा चुका है। और आगे 5 साल में क्या होगा, 60%, पूरे इंडिया का 60% होगा, उसको किसी भी तरीके से, किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम होगा इसको लेकर। और यहां पर कहा जा रहा है कि ग्राउंड वाटर का जो ओवर यूज है वो आपको एग्रीकल्चर प्रोस्पेरस रीजन में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि पंजाब और वेस्टर्न यूपी में। और यहां पर कई सारी मतलब सिंपली बात यह है कि भाई देखो पानी जो है ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं, आगे 20 साल बाद या फिर 30 साल बाद क्या होगा, पानी ही खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा सारा डेवलपमेंट रखा रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, डेवलपमेंट ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि भाई ग्राउंड वाटर इज एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दिस रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, हाउएवर इवन दिस रिसोर्सेज वे मे बी ओवर यूज्ड। मतलब कि देखो भाई ग्राउंड वाटर जो है वो एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन अगर इसको हम सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो ये भी खत्म हो सकता है ओवर यूज होने की वजह से। इसलिए हमको क्या करना होगा, इसलिए हमको इसको सोच समझ के यूज करना होगा। सोच समझ के यूज करेंगे तो भाई ये हमेशा के लिए बने रहेंगे। अगर हम इनका ओवर यूज करेंगे तो कुछ समय के बाद ये जो वाटर है ये खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको कुछ साल यूज करने के बाद वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि आपका कोल हो गया, वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और इनको भी हमें सोच समझ कर यूज करना है। और यहां पर एग्जांपल 2 वही है, एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहां पर आपका कोल वगैरह या फिर क्रूड ऑयल की बात की गई है। क्रूड ऑयल कहने का मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उसकी बात की जा रही है कि अगर यहां पर जो बताया गया है डाटा कि देखिए मिडिल ईस्ट में कितना है, 808,000 मिलियन बैरल है रिजर्व, और ये कितने साल तक चलेगा, 70 साल तक। यूएसए में कितना है, 50,000 मिलियन बैरल है, ये कितने साल तक चलेगा, 10 साल तक। पूरे दुनिया में कितना है, 1697, और ये कितने साल तक चलेगा, 50 साल तक। तो इसको अगर हम सही तरीके से सोच समझ कर यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो पूरा ये डेवलपमेंट है ये एक तरीके से खत्म हो सकता है। कैसे, क्योंकि हमने रिसोर्सेज को सोच समझ के यूज नहीं किया। यहां पर आगे कहा जा रहा है कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। मतलब जब भी हम एक तरीके से अपना डेवलपमेंट करने के लिए अपने आसपास के एनवायरमेंट का विनाश करते हैं या फिर उसको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका इंपैक्ट सिर्फ हमारे देश पर नहीं पड़ता है। मतलब कि अगर चाइना अपने देश में कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि एनवायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ रहा है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ चाइना पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया के हर देश पर पड़ेगा। तुरंत नहीं इफेक्ट दिखेगा लेकिन धीरे धीरे इफेक्ट दिखने लगेगा। मतलब क्या है, मतलब कि भाई देखो हमारा जो फ्यूचर है वो एक तरीके से एक दूसरे से लिंक है। हम जो काम करेंगे, हम अगर एनवायरमेंट में कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका नुकसान आपको भी होगा, चाइना में बैठे व्यक्ति को भी होगा, पूरे वर्ल्ड के बैठे हुए पूरे वर्ल्ड के सभी लोगों को होगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फिलोसफर, ये सारे लोग जो होते हैं ये साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सभी साइंटिस्ट में साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो चलता रहे और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो या फिर हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम ना आए।
ठीक है। तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का सिंपल मतलब ये है कि ऐसा डेवलपमेंट करना जो कि लगातार बना रहे, मतलब आज भी डेवलपमेंट हो, आज के 100 साल बाद भी डेवलपमेंट होता रहे, और रिसोर्सेज को इसके लिए क्या करना होगा, सोच समझकर यूज करना होगा। और यहां पर अगर हम सोच समझकर यूज नहीं करेंगे तो अगले 10 साल में रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और हमारा डेवलपमेंट भी होना बंद हो जाएगा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की इसीलिए बात होती है। ठीक है। तो यहां पर ये जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म होता है। आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो उसका वीडियो जब भी बन जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।